आज के वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि आप रामायण पे विश्वास करो या ना करो। हम आपको बस ऐसे सबूत देने वाले हैं जो विज्ञान ने भी माने हैं, जिस पे विज्ञान ने भी एक्सपेरिमेंट किया है और काफ़ी सारे लोगों ने ये दावा किया कि हाँ, ये सबूत रामायण से आए हुए हैं और राम का जो काल था वहीं से आए हुए हैं। तो करेंगे बात हम आज ऐसे ही कुछ सबूतों के बारे में जिनको विज्ञान ने भी माना और शायद हमें भी उन पे ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन सबूतों को आप मानो ही, कम से कम उनके बारे में जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम है अशोक मिल। हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारी वीडियो में कोई कमी रह चुकी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम उसमें सुधार करते रहें। रामायण एक ऐसी कविता और कहानी है जिसे पढ़ने पर हमें पता चलता है कि उसमें 4,80,000 शब्द हैं जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। रामायण में वेदों का बहुत ज़्यादा जिक्र है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेदों के बाद लिखी गई है। और महाभारत में भी वेदों का खूब जिक्र है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि महाभारत भी वेदों के बाद लिखी गई है। लेकिन महाभारत में रामायण का कुछ जिक्र है, तो हम कह सकते हैं कि वेद पहले आए, फिर रामायण आई, फिर महाभारत आई। इनका क्रम इसी प्रकार चलता रहा। बाद में आई एक भाषा जिसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं। ये सारे के सारे वेद, रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए थे। संस्कृत भाषा पे एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हम आपको बताएंगे कि राजा राम का जन्म कब हुआ। किसी को नहीं पता होगा सही तारीख की राजा राम का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 10 जनवरी 5114 बीसी पूर्व हुआ था और वो चैत्र महीने की 9वीं तिथि पर पैदा हुए थे, जिसे हम आज रामनवमी के रूप में मनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि रामायण में जिस तरह से राम के जन्म की ग्रह स्थिति बताई गई थी, अगर हम उस ग्रह स्थिति पर गणना करें तो एग्जैक्ट यही तारीख है जो कि है 10 जनवरी 5114 बीसी पूर्व है। इसी तारीख को श्री राम का जन्म हुआ था। जब ये बात सभी को पता चली तो उन्होंने नासा के एक एप्लीकेशन के ऊपर ट्राई किया जो कि एक डाटा भरा हुआ है कि ग्रह कौन सी स्थिति पर कितनी तारीख को कैसे थे। जब उस पर पता लगा तो हमें पता चलता है कि जैसी बात रामायण में लिखी हुई थी वैसा का वैसा श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बीसी को हुआ है। अभी आप ये मत सोचना कि यह पहला सबूत है, नहीं, मैं आपको सिर्फ एक जानकारी दे रहा था कि श्री राम का जन्म कब हुआ है और ग्रहों की जानकारी दे रहा था कि कैसे विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है कि वो उस समय के ग्रह का भी पता लगा सकते हैं कि उस समय कितनी तारीख थी, कितनी डेट को जन्म हुआ, कितनी तिथि को जन्म हुआ। आप विज्ञान की इस शक्ति को भी देख सकते हैं। विज्ञान तो उस समय भी बहुत ज़्यादा थी। आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे सबूतों की जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सबूत है ब्रिज के बारे में। आपको तो पता ही होगा राम सेतु के बारे में, जिसे अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। जब अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ब्रिज पे रिसर्च करी तो उनको पता लगा कि ये ब्रिज आज का नहीं है। ये जितनी तारीख श्री राम के जन्म के बाद वो वनवास काट के वहाँ पे गए थे उतनी ही तारीख को वो ब्रिज बना हुआ है। ये एक कार्बन टेक्नोलॉजी होती है। अगर इसका हमें डाटा सर्वे करना होता है तो कार्बन के कुछ टुकड़े उठाने पड़ते हैं और उनको मशीनों में डाल के हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुरानी है। उसी प्रक्रिया से जब ब्रिज के बारे में पता चला तो ये बात सामने आई कि ये ब्रिज मैन मेड है, न कि ये प्रकृति ने बनाया है। वैसे तो उसके ऊपर इतने सालों से काफ़ी सारी मिट्टी आ गई थी समुद्र के कारण, लेकिन उसकी खुदाई करके जब उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ब्रिज मैन मेड है। पहले सबूत के बाद हम चलते हैं श्रीलंका दूसरा सबूत देखने के लिए। तो हमने रामायण में खूब पढ़ा है कि रावण के महल की पहरेदारी 4 दांतों वाला हाथी करता था। यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ना ही किसी की सोच की एक कल्पना है कि 4 दांतों वाला हाथी भी हो सकता है। ये एक विशालकाय हाथी होता था जो बहुत ही वर्षों पहले होता था। हजारों लाखों साल पहले उसकी उपस्थिति थी। इसकी उपस्थिति को क्लियर और इसकी उपस्थिति को ठप्पा देने के लिए जब आर्कियोलॉजिस्ट ने श्रीलंका में खुदाई की तो उन्हें उन्हीं हाथियों का कंकाल मिला था। उन हाथियों को आज की साइंस भाषा में गोम्पोथेरिज कहते हैं और इनके अवशेष बहुत सारे दुनिया भर के म्यूजियम में आपको मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं। तो यह है दूसरा सबूत रामायण के संबंधित। तो अब आते हैं हम तीसरे नंबर के सबूत। जब श्रीलंका में खुदाई की जा रही थी तो एक पुराने महल के प्रमाण मिले। इसमें अनेकों गुफाएं मिली हैं जो कि महल से बाहर एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती हैं। और जब इन गुफाओं पर शोध किया गया तो पता चला कि यह गुफाएं मानव निर्मित हैं और यह हजारों साल पुरानी हैं। जब हम पढ़ते हैं रावण के महल की संरचना तो हमें यही पता चलता है कि रावण के महल में बहुत सारी गुफाएं थी जो कि गुप्त थी। रावण के अलावा कुछ ही लोगों को उनके बारे में पता था
कि ये गुफाएं कहाँ पे जाती हैं। इस बात का जिक्र रामायण में किया हुआ है। चौथे नंबर पर आता है श्रीलंका में जब एक रिसर्च की गई थी तो पता चलता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जो सिर्फ हिमालय में मिलती हैं। हिमालय तो श्रीलंका से हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो फिर उनके अवशेष ऐसे कैसे मिल सकते हैं कि सेम जड़ी बूटियाँ ही श्रीलंका में और सेम जड़ी बूटियाँ ही हिमालय के अंदर हैं। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि हिमालय से जड़ी बूटियाँ लाई गई थी। खूब बड़ी सेना आई थी, पता है चोट लग सकती है, तो वहाँ से जड़ी बूटियाँ लाई गई थी। और हमने सुना भी है कि हनुमान जी भी वहाँ से फाड़ लाए थे, तो उससे भी जड़ी बूटियाँ टूट के पड़ सकती हैं और वहाँ पे उग सकती हैं। हिमालय से जड़ी बूटी ऐसे आना तो संभव नहीं है, ये किसी के द्वारा लाई गई थी। पांचवा सबूत है कोणेश्वर मंदिर से। कोणेश्वर मंदिर में काफ़ी गर्म पानी के कुंड हैं। रामायण में इनका जिक्र किया हुआ है, लेकिन रामायण तो आज से हज़ारों साल पहले बनी हुई थी, तो आज भी वो कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रावण शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और कोणेश्वर मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। शिव भगवान की आराधना करने के लिए ही रावण ने ये मंदिर बनवाया था और इसी मंदिर में काफ़ी सारे गर्म पानी के कुंड बनवाए थे ताकि लोग नहा सके और वो खुद वहाँ पे स्नान कर सके, और उनका अस्तित्व आज भी है। जब उन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कुंड आज के नहीं, आज से हज़ारों वर्ष पहले के हैं। छठवें नंबर पर आती है कोबरा केव्स। जब उन पे रिसर्च की गई तो उनमें कुछ चित्र मिले थे। जब उन चित्रों पे शोध किया गया तो पता चलता है कि वो चित्र आज से हज़ारों साल पहले बने हुए थे और वो सबूत देते हैं कि इसी में माता सीता को रखा गया था। इन गुफाओं का एक रास्ता सीधा रावण के महल में भी खुलता था, जो कि एक गुप्त सुरंग के द्वारा आता था। सातवें नंबर पर आता है द्रोगणी पर्वत। द्रोगणी पर्वत जब श्री राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी आए थे और उस पर्वत को उठाकर श्रीलंका लेके गए थे। उस पर्वत से जब जड़ी बूटी तोड़ के लक्ष्मण को जीवित किया गया था तो फिर से वो पर्वत हिमालय आया था। हिमालय में उसके अभी भी सबूत पड़े हैं कि कैसे उसको उखाड़ा गया था। आठवें नंबर पर आती है अशोक वाटिका। जब माता सीता का अपहरण करके रावण ले गया था तो उन्हें अशोक वाटिका में ही रखा गया था। जिस पेड़ के नीचे रखा गया था वहाँ पे अभी सीता माता का एक मंदिर भी है और उसी वाटिका में हमें हनुमान के पैरों के निशान भी मिलते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हनुमान सीता माता से मिलने के लिए गए थे। नौवां सबूत है रामलिंगन। रावण एक ब्राह्मण था, उसके अहंकार ने ही उसे मार डाला। तो जब श्री राम ने उसका वध कर दिया था तो श्री राम को प्रायश्चित करना था, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था। तो उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने एक शिव जी का शिवलिंग बनाया था जिसे रामलिंगन कहते हैं, जो आज भी वहीं पे स्थित है और हम उसे आसानी से देख सकते हैं आज भी कि कैसे श्री राम ने उसको बनाया था। 10वें नंबर पर आती है सुग्रीव गुफा। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो गया था तो सुग्रीव भाग के इसी गुफा में छुपे थे और उसके सबूत आज भी हमें मिलते हैं। जब शोध में कार्बन डेटिंग की गई तो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये गुफा हजारों साल पुरानी है। इसकी जानकारी सरकार को पड़ी तो सरकार ने कुछ अधिकारियों और फोर्स भेज के इस गुफा को संरक्षित करवा दिया और चारों ओर इसकी सुरक्षा ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि इतनी पुरानी गुफा को रखना भी तो सरकार के लिए ज़रूरी था। इससे वो काफ़ी सारी कमाई भी कर सकते हैं और ये एक धर्म से जुड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी महत्वपूर्ण है सरकार के लिए और हमारे लिए भी। ये हमारे धर्म के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये सरकार के लिए कमाई के लिए महत्वपूर्ण है। आप सोच सकते हो कि एक धर्म से जुड़ी चीज़ के लिए हमें कितना लगाव होना चाहिए। हमें हर एक चीज़ से लगाव होना चाहिए। इन सबूतों से भी हमें लगाव होना चाहिए और इन सबूतों के परे भी हमें लगाव होना चाहिए। ये सबूत विज्ञान से संबंधित थे। आप देख सकते हो कि हमने हर एक सबूत की जानकारी आपको दी है और विज्ञान से संबंधित है। ये थे कुछ सबूत कि रामायण असल में घटी थी या नहीं घटी थी, या फिर ये एक कहानी है। हम ये तो नहीं बता सकते कि ये कहानी है या घटी या नहीं घटी, लेकिन इसके सबूत हमने आपको दिखा दिए। अब मानना या नहीं मानना वो आपके हाथ में है। तो अगर आपको हिंदी टीवी का ये वीडियो अच्छा लगा तो हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें हमारे वीडियो में रहने वाली कोई कमी बताएंगे तो हम उसे दूर करते रहेंगे ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।